हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन कुमार अपने और आपके यूट्यूब चैनल एम विद इसके सर पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग फर्स्ट ईयर फिजिक्स का 4th चैप्टर पढ़ रहे थे, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ, रिज या सरल रेखीय पथ पर गति। इसके अंतर्गत पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था ग्राफी विषय गति के समीकरणों का निगमन। ठीक, आज हम पढ़ेंगे समाकलन विषय गति के समीकरणों का निगमन। अगर इस चैप्टर को आप पहली बार देख रहे हैं तो इस चैप्टर के समस्त वीडियो की जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहां से जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे समाकलन विषय गति के समीकरणों का निगमन। तो जैसे हमने माना एक हमारी वस्तु थी, जो वस्तु थी वो बिंदु ए पर थी। जब बिंदु ए पर थी, अब ए से हम वस्तु को मापना शुरू करेंगे। ठीक है, तो जहां से हम मापना शुरू करते हैं वहां पर हम समय को शून्य ले सकते हैं। समय हम मान ले इस स्थिति में समय कितना था, शून्य था। तो वस्तु बिंदु ए से u वेग से चलती है। कितने वेग से चलती है? u वेग से चलती है। और एक समान त्वरण ए के अंतर्गत वस्तु बिंदु ए से प्रारंभिक वेग u से चलती है और t समय पश्चात, कितने समय पश्चात? पहले समय 0 था, अब समय कितना हुआ? t समय पश्चात इस विस्थापन तय करने के पश्चात, कितना? t समय पश्चात जब समय हमारा t हुआ तो वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन कितना हुआ? s। इस विस्थापन तय करने के पश्चात वस्तु बिंदु p पर पहुंचती है जहां पर उसका वेग कितना है? v है। ठीक है, तो हमने क्या माना? एक हमारी वस्तु u वेग से a त्वरण के अंतर्गत चलना प्रारंभ करती है। t समय पश्चात इस विस्थापन तय करने के बाद वस्तु का वेग कितना हो? v हो जाता है। ठीक, तो अब हम यहां से जब पहले हमारा समय कितना था? 0, तो वस्तु का वेग कितना था? 0 और विस्थापन कितना था? 0 था। जब हमारा समय t हुआ तो वस्तु का वेग कितना हो गया? v और वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन कितना हो गया? s हो गया। ठीक, अब यहां से हम लगा दें, जब गति के समीकरणों का निगमन करने जा रहे हैं तो हम शुरुआत करते हैं प्रथम समीकरण से। किस समीकरण से? प्रथम समीकरण से। और प्रथम समीकरण को हमने ग्राफी विषय जब पढ़ा था तो इसका दूसरा नाम भी पढ़ा था। कौन सा नाम होता है वो? वेग समय संबंध। तो हम शुरुआत करते हैं प्रथम समीकरण से। ठीक, जो प्रथम समीकरण होता है तो प्रथम समीकरण का निगमन करने के लिए हम जाते हैं त्वरण की परिभाषा पर। ठीक, किस पर जाते हैं? त्वरण की परिभाषा पर। तो जो हमारा त्वरण होता है, त्वरण की परिभाषा से हम कितना लिख सकते हैं? ध्यान देना भाई, त्वरण की परिभाषा से होता है हमारा a बराबर, ठीक, dv बटे dt। ये जो हमने तात्क्षणिक त्वरण में पढ़ा था, a है त्वरण और dv बटे dt क्या है? वेग परिवर्तन की दर। तो वेग परिवर्तन की दर ही क्या कहलाती? त्वरण कहलाती है। हम यहां से इसका तिर्यक गुणा कर दें, तो जब तिर्यक गुणा अर्थात कैंची गुणा करेंगे तो यहाँ dt बटे में है, दूसरे पक्ष में आएगा, गुणे में हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? a इंटू dt बराबर dv। a इंटू dt बराबर हम कितना लिख सकते हैं? dv लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां से जो ये हमारा प्राप्त हुआ है इसका हम करेंगे उचित सीमा के अंतर्गत समाकलन। क्या करेंगे? उचित सीमा के अंतर्गत समाकलन करने पर, उचित सीमा के अंतर्गत समाकलन करने पर। ठीक है, उचित सीमा के अंतर्गत क्या करने पर? समाकलन करने पर। अब इसका हम देखिए उचित सीमा के अंतर्गत समाकलन कैसे करते हैं। सीमा का मतलब क्या है? अभी देखिए हम यहां पर सीमा रखेंगे तो ये हो जाएगा, समाकलन का चिन्ह एक सर्पाकार होता है, ये हो जाएगा a इंटू dt बराबर dv। ठीक, अब हम आपको समाकलन के बारे में संक्षिप्त बात बताते हैं और यह संक्षिप्त ज्ञान ही आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। देखिए यहां पर जो समाकलन का चिन्ह बनाते हैं हम सर्पाकार बनाते हैं। ठीक है, अब यहां पर जब समाकलन करते हैं डेरिवेटिव आप हम कह सकते हैं d। ठीक, और ये x, तो d के पीछे जो राशि लिखी होती है, जैसे d के पीछे क्या लिखा है? x, तो हम कह सकते हैं हमें जो पीछे लिखा होता है d उसके सापेक्ष समाकलन करना होता है। तो यहाँ d के पीछे क्या लिखा है? x, तो हमें क्या करना है? x के सापेक्ष समाकलन करना है। अब जैसे आगे आपकी, और ध्यान देना, जिसके सापेक्ष अगर हम समाकलन करते हैं, अगर वो राशि d से आगे लिखी होती है, d से पहले लिखी होती है, तब तो हम फार्मूला लगाते हैं।
लेकिन अगर वो राशि आगे नहीं होती है तो उसको हम x की घात 0 के रूप में लिखते हैं। जैसे यहां पर लिखा है x की घात n, जैसे हमने लिख दिया, कितना लिख दिया, x की घात n। तो हमें x के सापेक्ष x की घात n का क्या करना है, समाकलन करना है। तो x के सापेक्ष जब x की घात n का समाकलन करते हैं तो हम लिखते हैं x की घात n+1, अर्थात जितनी घात होती है उसमें एक जुड़ जाता है बटे n+1। तो जितनी घात होगी उसमें एक जुड़ जाएगा और उतने से ही हम क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। तो x की पावर n dx बराबर हो जाता है x की घात n+1 बटे n+1। तो ये हम कैसे लगाते हैं, हम किसके सापेक्ष समाकलन करते हैं, ये कैसे हम निर्धारित करते हैं। तो जो d के पीछे राशि लिखी होती है, d के पीछे राशि को देखकर हम ये बताते हैं कि इसके सापेक्ष समाकलन करना है। जैसे यहाँ d के पीछे x लिखा था तो हमने क्या बताया, x के सापेक्ष समाकलन करना है। सामने राशि हमारी कौन थी, x, तो x की घात n का, तो x की घात n का x के सापेक्ष हमें क्या करना था, समाकलन करना था। ठीक है, अभी जैसे इसी में दे दिया होता, ठीक, कहा जाता है x की पावर 4 dx। तो यहां पर हमें क्या करना है, x की पावर 4 का समाकलन करना है। d के पीछे क्या लिखा है, x के सापेक्ष। तो हम ये फार्मूला लगा देते तो कितना हो जाता है, x की घात 4 था, 4 + 1 और बटे 4 + 1 बराबर x की घात कितना, 5 बटे 5। ये हो जाता आपका। बात समझ में आई भाई। अब यहीं से एक बात और हम समझ लेते हैं, जैसे लिखा है केवल dx, कितना लिखा है, dx लिखा है, या मान लो चलो लिखा है a dx। तो यहां पर x के सापेक्ष हम समाकलन कर रहे हैं, किसका, a का। तो a तो भाई x पर डिपेंड है नहीं, ठीक है, इसलिए a को हम समाकलन से कर देंगे बाहर। ठीक है, अब यहां से बचा dx। ठीक है, dx, तो इसको 1 गुणे dx हम लिख सकते हैं, क्योंकि एक ऐसी संख्या है उसे आप किसी भी संख्या से गुणा करो या भाग करो, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, तो ये हो गया बराबर a, और देखो 1 के स्थान पर हम लिख सकते हैं x की घात 0 और ये dx। तो ये हो जाएगा हमारा a, और x की घात 0 को कितना लिख सकते हैं, x की घात, अब इसी फार्मूले से हम समाकलन कर लेते तो कितना आ जाता भाई, x की घात 0 + 1 बटे 0 + 1। ठीक, तो ये समाकलन के बारे में हुआ। अब यहां से ध्यान देना, जो हमारा जो क्वेश्चन समीकरण दिया गया है, यहां पहले बाएं पक्ष में d के पीछे क्या लिखा है, t। तो हमें बाएं पक्ष में जो है t के सापेक्ष समाकलन करना है, किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। और दाहिने पक्ष में किसके सापेक्ष समाकलन करना है, v के सापेक्ष समाकलन करना है। तो जिसके सापेक्ष हम समाकलन करते हैं, ठीक, उसी के हिसाब से हम लिमिट रखते हैं। जैसे यहां पर t के सापेक्ष समाकलन और दाएं पक्ष में v के सापेक्ष समाकलन। अब समाकलन में हम जो लिमिट लिखते हैं, जो देखिए निचला सिरा होता है, यहां पर हम निम्न लिमिट रखते हैं, निम्न सीमा, लिमिट मीन सीमा, निम्न सीमा, और जो ऊपरी सीमा होता है उसको क्या कहते हैं, उच्च सीमा कहते हैं। नीचे वाले को निम्न सीमा अर्थात लोअर लिमिट, और जो ऊपरी सिरा होता है उसको हम क्या कहते हैं, उच्च सीमा, अपर लिमिट कहते हैं। और देखिए ये लिमिट हम कहां पर रखते हैं, जिसके सापेक्ष समाकलन करते हैं। जैसे यहां पर x की घात n dx था, तो इसका जब समाकलन किया तो आया x की घात n+1 अपान n+1। जैसे यहां x की पावर 4 dx था, अब इसमें लिमिट हम रखते a टू b। जो लोअर लिमिट हमारी a थी और अपर लिमिट कितनी थी, b थी। आंसर कितना आया था इसका, x की घात 5 बटे 5। तो इसमें जो अचर संख्या है 5, उसको हम कर देते बाहर, लिखते 1/5, ठीक, गुणे x की घात 5 और b टू a, सॉरी a टू b लिमिट था। तो b आपकी कौन सी लिमिट है, अपर लिमिट। a आपकी कौन सी लिमिट है, लोअर लिमिट। तो पहले कौन सी लिमिट रखते, अपर, और किसके स्थान पर, जिसके सापेक्ष समाकलन करते। तो 1/5 समाकलन किसके सापेक्ष किया, x के, तो x के स्थान पर कितना रखते, पहले b। तो x की घात कितनी है, 5, तो b की घात 5। फिर कौन सा चिन्ह लगाते हैं, माइनस का, ठीक। फिर x के स्थान पर कौन सी लिमिट, लोअर, लोअर लिमिट क्या है, a, और x की घात कितनी है, 5। तो ये हो जाता है आपका आंसर, ठीक। अब यहां से ध्यान देना है भाई, ये तो बात हुई बेसिक। अब हम अपने क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, अपने टॉपिक पर पहुंचते हैं। ध्यान देना भाई, यहां से ये लिमिट लिख रहे हैं a टू dt,
ए डी टी। तो बाएं पक्ष में हम किसके सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, टी के, और दाएं पक्ष में वी के। तो देखिए दाएं पक्ष में जब टी के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं तो वही पुरानी बात आपको ध्यान देनी है। बात हमारी कौन सी है, जब समय हमारा प्रारंभ में कितना था, 0, ठीक, तो v के सापेक्ष कर रहे हो ना, जब समय हमारा 0 था, तो जब 0 था तो वेग कितना था इसका, u। तो यहां पर समय जब हमारा 0 था, लोअर लिमिट 0 थी, तो वेग हमारा u था, तो लोअर लिमिट हमारी क्या हो जाएगी, u। ठीक, जब समय बढ़कर हमारा कितना हुआ, t हुआ, तब जाकर जब समय हमारा t हुआ था तो वस्तु का वेग कितना हुआ था, v। तो t के सापेक्ष हम जब इधर v में लिमिट रखेंगे वेग में, तो ये कितना होगा, v हो जाएगा। बात समझ में आई भाई। अब देखो यहां पर t के सापेक्ष समाकलन कर रहे हो तो a तो t पर निर्भर कर नहीं रहा है, इसके लिए भाई ये यहां से स्वतंत्र राशि है, ठीक, डिपेंड नहीं करती, तो a हो गई हमारी बाहर। ठीक, यहां से dt लिखा है, तो dt को भैया देखो हम 1 गुणे dt लिख सकते हैं, और 1 के स्थान पर हम t की घात 0 लिख सकते हैं उस समीकरण के अनुसार। ठीक है, बराबर लिमिट 0 टू t। यहां पर ध्यान देना भाई, उसी प्रकार इसको हम v की घात 0 इंटू डी वी लिमिट u टू v लिख सकते हैं भाई। ठीक, ये हो जाएगा a। यहां से ध्यान देना भाई, अब यही फार्मूला लगाएंगे, जैसे x की पावर n dx था, तो यहां x की पावर n का x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं। यहां क्या करना है, t की पावर 0 का t के सापेक्ष समाकलन, फार्मूला यही लगेगा। तो कितना हो जाएगा, t की घात 0 + 1 बटे 0 + 1 लिमिट 0 टू t बराबर, यहां से कितना हो जाएगा भाई, इसका समाकलन करोगे तो v की घात 0 है, कितनी हो जाएगी, v की घात 0 + 1 बटे 0 + 1 लिमिट u टू v। बात समझ में आई भाई। अब देखो यहां से बच्चा, t की घात 0 + 1 अर्थात t, और 0 + 1 अर्थात 1, तो t बटा 1 अर्थात t, तो a की घात a और t की घात 0 टू t बराबर, यहां से v की घात u टू v। ठीक है भाई, u टू v। क्या हुआ भैया, तुमको भी गर्मी लग गई। ये हो जाएगा लिमिट u टू v। ठीक, अब पहले कौन सी लिमिट रखेंगे, अपर, तो a भैया देखो किसके सापेक्ष समाकलन कर रहे थे, t के, तो पहले हम t के सापेक्ष अपर लिमिट रखेंगे। अपर लिमिट क्या है, t, तो t के स्थान पर t, फिर कौन सा चिन्ह, माइनस। लोअर लिमिट कितनी है, 0, तो t के स्थान पर कितना रखेंगे, 0 - 0 बराबर, दाहिने पक्ष में पहुंचो भैया। अपर लिमिट आपकी कितनी है, v, तो v के स्थान पर क्या रखेंगे, v माइनस। लोअर लिमिट कितनी है, u, तो v के स्थान पर कितना रखेंगे, u। ठीक, अब देखो t से 0 घटेगा, क्या बचेगा, t का गुणा a से हो गया at बराबर v माइनस u। ये माइनस u है, दाहिने पक्ष बाएं पक्ष में आएगा, क्या बन जाएगा, प्लस, तो u + at बराबर v, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, v बराबर u + at। तो ये हमारा हो गया गति का प्रथम समीकरण। ठीक, इसको हम और किस नाम से जानते हैं, वेग समय संबंध के नाम से जानते हैं। इसमें v हमारा क्या है, अंतिम वेग है, u क्या है, प्रारंभिक वेग है, a क्या है, त्वरण है, और t क्या है, समय है। अब हम करेंगे गति के द्वितीय समीकरण का निगमन। द्वितीय समीकरण भैया इसको और हम किस नाम से जानते हैं, कोई बता सकता है, नहीं बता सकता है, क्योंकि हमारे सिवाय यहाँ कोई प्रेजेंट नहीं है। तो गति का जो द्वितीय समीकरण होता है उसको हम लिखते हैं s बराबर ut + ½ at²। इस यहाँ है विस्थापन, और विस्थापन दर्शाती है वस्तु की स्थिति को। u प्रारंभिक वेग है, बट लेकिन यहाँ पर ut + ½ at² है, तो t की जो है प्रायिकता ज्यादा है, स्क्वायर में है, घातांक इसका 2 है, इसलिए दाहिने पक्ष में इसको हम किस में महत्व देते हैं, समय में महत्व देते हैं। तो बाएं पक्ष में क्या था, स्थित, और दाएं पक्ष में क्या था, समय। तो ये हो गया स्थित समय संबंध के नाम से। ठीक है, तो द्वितीय समीकरण का हम निगमन करेंगे, और द्वितीय समीकरण का निगमन करने के लिए हम पढ़ेंगे त्वरण की वेग की परिभाषा से। तो वेग की परिभाषा से क्या होता है, वेग की परिभाषा लगा दे भाई। तो जो वेग की परिभाषा होती है
तो उसमें हम लोगों ने तात्क्षणिक वेग पढ़ा था। तो तात्क्षणिक वेग में हमने पढ़ा था कि v बराबर होता है ds अपान dt। जो ds अपान dt है वो क्या है, विस्थापन परिवर्तन की दर। अभी वो चीज भूल गए भाई, जब u बराबर समय 0 तो वेग u, विस्थापन 0। जब समय t हुआ तो वेग v हुआ, विस्थापन कितना हुआ s। ये सब किसके अंतर्गत गत थी, एक समान त्वरण a के अंतर्गत गत थी। ठीक, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dt का गुणा किससे होगा, v से। ये हमारा कितना बन जाएगा, v इंटू dt बराबर ds। भैया इसका भी कर दें हम उचित सीमा के अंतर्गत समाकलन। तो उचित सीमा के अंतर्गत समाकलन करते भाई, उचित सीमा के अंतर्गत समाकलन करने पर। ठीक है, उचित सीमा के अंतर्गत क्या करने पर, समाकलन करने पर। अब भैया इसका हम उचित सीमा के अंतर्गत समाकलन करेंगे, ध्यान देना भाई। क्या लिखेंगे यहां से, ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी टी बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ds। ठीक, अब देखिए भाई बाएं पक्ष में हम किसके सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, t के सापेक्ष, और दाहिने पक्ष में किसके सापेक्ष, s के सापेक्ष। s क्या है, विस्थापन। तो जब हम बाएं पक्ष में जो लिमिट रखेंगे वो t के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं इसलिए t के रूप में रखेंगे, और दाहिने पक्ष में हम s के रूप में समाकलन कर रहे हैं इसलिए यहां पर लिमिट s के रूप में रखेंगे। ठीक, तो जब समय हमारा 0 था, ध्यान देना, जब समय हमारा 0 था तो तय किया गया विस्थापन कितना था, 0 था। जब समय हमारा बढ़कर कितना हुआ, t हुआ, सॉरी विस्थापन इधर, जब समय बढ़कर हमारा कितना हुआ, t हुआ, तो इस कंडीशन में विस्थापन हमारा बढ़कर कितना हुआ, s हुआ। बात समझ में आई भाई। ठीक है, अब समीकरण 1 जो है, समीकरण 1 से हम v का मान रख दें, तो समीकरण 1 से v का मान रखने पर, समीकरण 1 से v का मान रख दें, तो समीकरण 1 से v का मान रखेंगे। देखो ये हो जाएगा लिमिट 0 टू t, v के स्थान पर समीकरण 1 से v बराबर कितना होता था, गति का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस ए टी। तो यहां से कितना होगा भैया, u प्लस ए टी और ब्रैकेट बंद dt बराबर 0 टू s और ये ds। अब यहां से ध्यान दो भैया, जो बायां पक्ष है, बाएं पक्ष में कितने पद हैं, 2 पद हैं। ठीक, और दाहिने पक्ष में कितने पद हैं, 1 पद है। भाई पद हमारे प्लस माइनस चिन्ह से अलग होते हैं, तो वैसे जो हम जनरल सामान्यतः जो गुणा करते हैं वही गुणा हमें यहां भी करना है। अब जब देखिए ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये समाकलन और dt का गुणा किसमें होगा, u में होगा। फिर प्लस का चिन्ह लगा है, dt और समाकलन का गुणा किसमें होगा, at में होगा। तो देखिए कितना हो जाएगा, लिमिट 0 टू t और ये हमारा हो जाएगा u इंटू dt। ठीक, प्लस ये कितना हो जाएगा, 0 टू t और ये हमारा हो जाएगा at और इंटू dt। ठीक, बराबर 0 टू s और ये कितना होगा, ds। बात समझ में आई भाई। ठीक, आ गई होगी आपकी। देखिए भाई यहां पर हम t के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, तो u हमारी स्वतंत्र राशि है, वो समाकलन के लिए t पर निर्भर नहीं है, इसलिए u हो जाएगा हमारा समाकलन से बाहर। ये हो गया, u हो गया समाकलन से बाहर। ठीक, ये बचा हमारा कितना, dt। कितना बचा भाई, dt। और dt को हम देखो कितना लिख सकते हैं, t की घात 0 इंटू dt प्लस, यहां से a हो जाएगा समाकलन से बाहर, a लिमिट भी रखते चलो भाई, 0 टू t था, यहां भी 0 टू t था। ये कितना बचेगा, t की पावर 1 इंटू dt बराबर 0 टू s इंटू ds। ठीक, अब देखो यहां पर फार्मूला भी हमने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx बराबर होता है x की घात n प्लस 1 अपान n प्लस 1 से। देखो भाई ये हो जाएगा u और ये t की घात 0 प्लस 1 अर्थात
1 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 प्लस a लिमिट 0 टू t, ये हो जाएगा t स्क्वायर बटे 2 लिमिट 0 टू t बराबर ये हो जाएगा कितना भैया, देखो ये कहाँ से आया है, इसको लिख देते हैं भाई, t की घात 1 थी, 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1, ठीक। यहां से कितना हो जाएगा, इसको भी लिख देते s की घात 0 उसी रूल से, ठीक। किसी की संख्या की घात 0 तो उसका मान 1 होता है, ये कितना हो जाएगा s की घात 0 प्लस 1 बटे 0 प्लस 1 लिमिट 0 टू s। ये बात आप समझ ही रहे हो, s की घात 0 क्यों लिखा, s की घात 0 का मतलब 1 और 1 का गुणा ds से होगा, ds हो जाएगा। ये बचा भैया हमारा t की घात 0 प्लस 1 और 0 प्लस 1 अर्थात u, और इसमें बचा t लिमिट 0 टू t प्लस a, यहां से देखो t स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, बटे 2, 2 स्वतंत्र है, इसको बाहर भेज दो, 1 बटा 2 और ये हो जाएगा t स्क्वायर लिमिट 0 टू t बराबर यहां से भैया कितना होगा s और लिमिट 0 टू s, भाई 0 बटा 1 बराबर 1, ठीक। अब लिमिट रख दो भाई u, पहले कौन सी लिमिट, किसके स्थान पर लिमिट रखोगे, जिसके सापेक्ष समाकलन, समाकलन किसके सापेक्ष हुआ, t के, तो पहले t के स्थान पर कितना रखेंगे, t अपर लिमिट माइनस t के स्थान पर लोअर लिमिट कितनी है 0 प्लस a गुणे 1 बटा 2, देखो t के स्थान पर पहले t स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट t के स्थान पर 0 का स्क्वायर बराबर s के स्थान पर s माइनस 0। ध्यान देना भैया, यहां से कितना हो जाएगा, t से 0 घटेगा t और t का गुणा u से होगा, कितना होगा ut प्लस 1 बटा 2, ये t स्क्वायर और 0 का स्क्वायर 0, 0 से t स्क्वायर घटेगा t स्क्वायर आएगा, t स्क्वायर का बटा गुणा 1 बटा 2a से होगा, तो 1 बटा 2a t स्क्वायर बराबर s, या इसको हम लिख सकते हैं s बराबर ut प्लस ऑफ et स्क्वायर। ये हमारा हो गया गति का द्वितीय समीकरण, जहां s क्या है, वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन, u वस्तु का प्रारंभिक वेग, t समय, a क्या हो जाएगा, वस्तु का त्वरण हो जाएगा, ठीक है। इस गति के द्वितीय समीकरण का जो दूसरा नाम होता है वो हमारा क्या है, भी बताया है, स्थित वेग संबंध। अब हम करेंगे गति के तृतीय समीकरण का निगमन, ठीक। गति के तृतीय समीकरण को हम और किस नाम से जानते हैं, गति के तृतीय समीकरण को हम किस नाम से जानते हैं भाई, वेग स्थित संबंध के नाम से जानते हैं, ठीक। तो तृतीय समीकरण के लिए हम लगाएंगे त्वरण की परिभाषा से, त्वरण की परिभाषा से, देखिए भाई त्वरण की परिभाषा लगाएंगे, जो त्वरण की परिभाषा थी a बराबर dv बटे dt, वही तात्क्षणिक त्वरण से, जहां dv अपान dt क्या हो जाएगी, वेग परिवर्तन की दर, और a क्या है, वस्तु में उत्पन्न त्वरण, ठीक। अब इसमें जो दाहिना पक्ष है, हम दाएं पक्ष में क्या कर दें, देखो भाई एक नई चीज करेंगे, दाएं पक्ष में ds से गुणा व भाग करने पर, गुणा व भाग करने पर, ध्यान देना भाई, ds से हम क्या करेंगे, गुणा भी करेंगे और भाग करेंगे, भाग करने पर कितना हो जाएगा, त्वरण जो होगा a बराबर dv बटे dt गुणे ds से गुणा और ds से भाग, ठीक। ds से गुणा करेंगे, ds से भाग करेंगे, हो गया। या अब इसे हम लिख सकते हैं, देखो a बराबर कितना लिख सकते हैं, देखो बच्चा ds को आगे ले आओ, ds बटे dt गुणे dv बटे ds। अब ds बटे dt हमारी क्या है, ds बटे dt जो है वो है हमारी विस्थापन परिवर्तन की दर, और जब विस्थापन परिवर्तन की दर होती है वो हमारी क्या कहलाती है, वेग कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चा, वेग कहलाती है, ठीक। तो इसके स्थान पर हम v लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा यहां से a बराबर v इंटू डी वी अपान डी एस। यहां से हम इसका कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो जो ds बटे में वो कहाँ आएगा, गुणे में। ये हो जाएगा a इंटू डी एस बराबर v इंटू डी वी। अब यहां से हम भैया क्या करें, इसका उचित सीमा के अंतर्गत समाकलन। ठीक, उचित सीमा के अंतर्गत समाकलन करने पर, सीमा के अंतर्गत समाकलन करने पर, समाकलन करने पर। अब देखो हम इसका उचित सीमा के अंतर्गत समाकलन करेंगे, कितना हो जाएगा, a इंटू डी एस बराबर v इंटू डी वी। बाएं पक्ष में s के सापेक्ष, दाहिने पक्ष में v के सापेक्ष। तो देखिए जब विस्थापन हमारा कितना था, 0, जब विस्थापन कितना था 0 तो वस्तु का वेग कितना था, u। जब विस्थापन, वस्तु ने s विस्थापन तय किया, उस कंडीशन में वस्तु का वेग कितना हुआ था, v हुआ था। ठीक है, अब देखिए भाई यहाँ a को कर दिया गया समाकलन से बाहर, 0 टू s। यहाँ से भैया क्या है, ds। तो ds के स्थान पर देखो यम s की घात 0 इंटू ds लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि अगर s की घात 0 है, इसका मान कितना होगा, 1 का गुणा ds से होगा, कितना हो जाएगा, ds बराबर भैया यहाँ से क्या था, u2v और v लिखा था, v की घात 1 इंटू dv लिख सकते थे। ठीक, यहां से अब समाकलन कर दो, s का समाकलन कितना हो जाएगा, s 0 प्लस 1 बटे 0 प्लस 1 लिमिट 0 टू s बराबर, यहाँ से कितना हो जाएगा, v की घात 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1, और ये लिमिट हमारी कितनी होगी, u टू v होगी। ध्यान देना भाई, ये हो जाएगा s की घात 0 प्लस 1 अर्थात s बटा 1। तो ये होगा हमारा a s 0 टू s बराबर v की घात 2 बटे 2 लिमिट u टू v। ठीक, a अभी न रखो भाई, लिमिट s 0 टू s, यहाँ पर 2 है अचर, अचर को कर दो बाहर, 1 बटा 2 और लिमिट v स्क्वायर u टू v। पहले भैया कौन सी लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट a, s के स्थान पर अपर लिमिट रखें s, माइनस s के स्थान पर लोअर लिमिट 0, s माइनस 0 बराबर 1 बटा 2। v के स्थान पर अपर लिमिट रखो v, तो हो जाएगा v स्क्वायर, माइनस v के स्थान पर लोअर लिमिट रखो u, तो क्या होगा, u स्क्वायर। ध्यान देना भाई, ये s से 0 घटेगा, कितना आएगा, as बराबर 1 बटा 2, ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, 2 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, माइनस u स्क्वायर इधर आएगा, क्या बन जाएगा, प्लस, तो u स्क्वायर प्लस 2as बराबर v स्क्वायर, या v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। v कौन सा वेग है, अंतिम वेग, u कौन सा वेग है, प्रारंभिक वेग, a क्या है, त्वरण, और s क्या है, विस्थापन। तो ये हमारा गति का तृतीय समीकरण हो गया, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर करेंगे तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।